Vanilla Ice, American rapper of very popular albums like To the Extreme, turned 90s as truly lively decade. हम वो शायद आखिरी पीढ़ी थे जिन्होंने गुली डंडे और कंचे खेले थे पगडंडियों पर, और उसमें कितना सुकून होता था कि आज के पबजी खेलने वाले लोग नहीं जान सकते। अरे जनाब, हमने कंप्यूटर और टाइपराइटर साथ में चलाया है। पापा की साइकिल पर जब बैठकर जब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया करते थे तो जो प्रिविलेज्ड होने की फीलिंग आती थी, वो फीलिंग आजकल हवाई जहाज में बादलों के बीच सेल्फी लेने के बाद भी नहीं आती। यकीन मानिए जनाब, अपने दोस्त अमित के कंधे पर हाथ रखकर भोला सर के स्कूल ट्यूशन जाना भी रियल जे किसी यूरोप ट्रिप से कम नहीं था। वी आर द लास्ट जनरेशन which truly understand the meaning of word chivalry because we witnessed inspirational gentlemen in every walk of life, like सिनेमा में अमिताभ बच्चन, पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। वॉकमैन्स, SMS मैसेजेस और चैट रूम्स के पायनियर हम ही हैं जनाब, और हम ही वो पहली पीढ़ी है हिंदुस्तान की जिन्हें पिज्ज़ा और बर्गर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सबसे भाग्यशाली हम शायद इसलिए हैं क्योंकि हम वो आखिरी पीढ़ी थे जिनके दादाजी के पास भारत के प्री इंडिपेंडेंस एरा की कहानियाँ थी। जी हाँ, मैं तो कहानीबाज हूँ, मगर मेरी दादी सही मायनों में कहानीकार थी। उनकी कहानियों की विशेषता ये होती थी कि वो कपोल कल्पित राजा रानी या भूत प्रेत की कहानी सुनाने में विश्वास नहीं रखती थी। उनकी कहानियों में कभी 1934 में बिहार में आए भयावह भूकंप के बाद की सामाजिक असमानता की चौड़ी होती हुई खाई का मर्म होता था, तो कभी 1935 में बिहार की भयावह बाढ़ विभीषिका के बाद धुंधले होते हुए महात्मा गांधी के स्वराज के सपने की चिंता। वो मुझे बड़े गर्व से बताती थी कि कैसे 1942 में दादाजी ने बनारस में हो रही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे, और कैसे आज़ादी के बाद MLA के टिकट को स्वीकार कर स्कूल और कॉलेज खोलने जैसे सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए थे। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि मैंने अपने देश के गौरवशाली इतिहास को अपनी दादी की कहानियों के माध्यम से जिया है। बचपन में जब ये समाचार मिलता कि दादी अगले कुछ हफ्तों के लिए हमारे पास आने वाली है तो बड़ी खुशी होती। ये तसल्ली तो हो ही जाती थी कि अगले कुछ सप्ताह तक मम्मी की मार से छुटकारा मिलने वाला है, और अगले 2-3 हफ्तों तक एकता कपूर के दिल्ली शोक का हमारे घर में साक्षात दर्शन हो जाया करता था। मम्मी और दादी के बीच विवाद मूलतः मेरे परवरिश के तरीके को लेकर ही होता था। दादी हमेशा से कहा करती थी कि तू वो कर जिसमें तुझे खुशी मिले, मगर मेरी मम्मी की हमेशा से तीव्र इच्छा थी कि मैं कोई एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट बन जाऊं। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी दादी कितनी कूल थी, है ना। मेरे जिंदगी में संवेदनशीलता की वो पहली खुराक मेरी दादी ने ही डाली थी। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में भाव विभोर होकर एक बार मेरी दादी ने कही दिया था कि क्या ही अच्छा होता अगर किसानों के परिवार का ये बेटा भारतीय सेना का जवान बन जाता। बचपन में मेरे व्यक्तित्व पर मेरी दादी का इतना गहरा प्रभाव था कि मैंने भी यह ठान लिया कि अब तो NDA में प्रवेश लेकर रहूंगा, पर फ्लैट सोल होने के कारण मैं दादी के इस सपने को पूरा नहीं कर पाया। मुझे उनके साथ लूडो खेलना बहुत पसंद था। मुझे अभी भी याद है कि वो अमिताभ बच्चन को ताज बच्चन और शाहरुख खान को शेरों खान कहा करते थे। वैसे मेरे दादी के आर्मी में जाने के सपने को न पूरा कर पाने के अलावा उनको लेकर एक मलाल और है, मेरी और उनकी आखिरी मुलाकात, जिसमें शायद पहली बार उन्होंने मुझे डांट दिया था। बात 2009 के जून महीने की है। मैंने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा क्लियर कर ली थी, पर प्रवेश करने के लिए पर्याप्त धनराशि मेरे पिताजी के पास नहीं थी। दरअसल बात ये थी, मेरी बहन की सगाई हो चुकी थी, नवंबर में उसकी शादी थी, और हर भारतीय पिता की तरह मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की तैयारियों में लगाई थी। मैं अपने पिताजी को लेकर दादाजी के पास पहुंचा गाँव, पर उस साल पैदावार अच्छा न होने के कारण उन्होंने भी मेरी मदद करने से असमर्थता जाहिर कर मैं बहुत कुंठित हो गया। पर मेरी दादी ने मेरे चेहरे की भावभंगिमाएं पढ़ ली। वो मेरे पास आई, बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, इंजीनियरिंग कॉलेज में तेरा एडमिशन तो अगले साल भी हो जाएगा ना बेटा, पर तेरी बहन का ब्याह तो नहीं कर सकता ना। कभी कभी अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए नौशावर करना पड़ता है। और तब शायद पहली बार जिंदगी में मैंने अपनी दादी से बहुत ऊंचे स्वर में बात की। ओ कम ऑन दादी, आप सिर्फ मिडिल स्कूल पास हो, आपको नहीं पता कि अगले साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इस साल की तरफ अच्छा रैंक लाना उतना आसान नहीं हो। और ये कहकर मैं वहां से चला गया। तो क्या चाहता है, तेरा बाप कर्ज लेके तुझे पढ़ने के लिए भेजे? दादी पीछे से चिल्लाई, मगर मैं उनको अनसुना करते हुए वहां से निकल गया। बहरहाल मेरे पिताजी ने
एजुकेशन लोन लेकर मुझे पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन अगले 5 महीने तक फोन पे मेरी दादी से कोई बात नहीं हो पाई। जब नवंबर में मेरी बहन की शादी में वापस घर आया तो मैंने मम्मी से पहला सवाल यही किया कि मुझे दादी से बात करनी है, मुझे दादी कहीं दिख नहीं रही। शादी ब्याह का घर था तो मुझे बगल के कमरे में ले गई, अलमारी से एक चिट्ठी निकालते हुए देते हुए बोली कि तुम्हारे जाने के बाद दादी बहुत बीमार रहने लगी थी और अगले 1 महीने बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी 2 ही इच्छाएं थी कि तुम्हारी बहन की शादी तय समय पर हो और मरणोपरांत तुम्हें ना बुलाया जाए, क्योंकि उस समय तुम्हारे मिड टर्म्स एग्जाम चल रहे थे। उन्होंने मुझसे एक चिट्ठी लिखवाई तुम्हारे लिए और बोली कि जब नवंबर में तुम वापस घर आओ तो विवेक को दे देनी थी। मैंने नम आंखों से वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय विवेक, मुझे पता है कि तुम अक्सर दूसरों से कहा करते थे कि तुम्हारी दादी कितनी कूल है, समय से कितने आगे है, तभी तो अपने 11th क्लास के क्रश तक का जिक्र तुमने मुझसे किया था। तुमने मुझसे एक बात कही थी कि किसी भी रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए क्लोजर मिलना बहुत जरूरी होता है, तो इस चिट्ठी को ना क्लोजर वाली बातचीत समझ लेना। विवेक, मुझे पता है इंजीनियरिंग इज नॉट द कॉलिंग ऑफ योर लाइफ, मगर आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में असली खुशी संवेदनशीलता और व्यवहारिकता के सही मिश्रण से ही मिलती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर लोगों को अपनी कॉलिंग ऑफ लाइफ बहुत देर से पता चली, जैसे कि तुम्ही ने बताया था बमन ईरानी के बारे में, और वो तुम्हारे KFC वाले अंकल जो 65 साल तक जिंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार जाके सक्सेसफुल हुए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पे लोगों को अपनी कॉलिंग ऑफ लाइफ बहुत देर से पता चली। तो माय फर्स्ट एडवाइस टू यू विल बी नॉट टू बिकम फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। तुमसे बात करते हुए एक बात तो मुझे पता चल गई थी कि तुम्हारी जनरेशन खुद से प्यार करने पर कितना बल देती है, मगर निस्वार्थ प्यार से मिलने वाली खुशी का मर्म समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ ने अपनी 1 साल पुरानी लेक्चरशिप की जॉब छोड़ दी थी कि तुम्हारी परवरिश उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। मेरी ये बात याद रखना कि जिंदगी भर खुशी और सफलता ढूंढने के बाद असली खुशी तुम्हें दूसरों को खुशी देकर ही मिलेगी। सो माय सेकंड एडवाइस टू यू विल बी there is a thin line between self love and selfishness. Try to detect that line. और एक बात बतानी तो मुझे बहुत जरूरी है कि तुम्हारी जनरेशन वर्किंग विमेन की रिस्पेक्ट तो करती है, मगर भारतीय गृहिणियों का काम किसी से भी कमतर नहीं है। आजकल महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं और अब तो तुम बाहर पढ़ने लगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम महिलाओं की इज्जत करोगे, मगर ये जो बात बात पे कहते हो ना बेटा कि आज ट्यूशन में तो आपको एक बड़ी हॉट लड़की मिली, आज क्लास में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया जो कि बहुत हॉट थी, ये हॉट शब्द की जगह पे सुंदर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो क्या बेटा, क्योंकि ये लड़कियां हैं थर्मोमीटर में। चलो अब मैं चिट्ठी समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कॉलेज में अगर कोई लड़की पसंद है तो उसे स्कूल की तरह बताने में देरी मत करना। और एक राज की बात बताऊं, वो लूडो में मैं जानबूझ के हार जाया करती थी। और एक आखिरी बात, होगा तुम्हारा शाहरुख खान प्रिंस ऑफ रोमांस, मगर मेरा ताज बच्चन सबका बाप है।